बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से तरीक़ाकार का आगाज़ हो गया है। समरी वजारत दिफा से आइंदा 1-2 रोज़ में भिजवा दी जाएगी। आर्मी चीफ की तकर्री का अमल 25 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से तरीक़ाकार का आगाज़ हो चुका है। समरी वजारत दिफा से आइंदा 1-2 रोज़ में भिजवा दी जाएगी। आर्मी चीफ की तकर्री का अमल 25 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दिफा ने दुनिया न्यूज़ से क्या गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। ये तो उनकी माशाल्लाह बेहतर है, बल्कि मुकम्मल तौर पर वो सेहतियाब हो चुके हैं और बस ये जो मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल जो है वो तकरीबन रोज़ाना हो रहा है और प्रोसेस जो है वो जो मीडिया पे इस वक्त चल रहा है वो उसकी तस्दीक कर लें। जी सर। समरी अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट नहीं आई और सर ये कब तक आएगी? मेरा ख्याल है अगले 1-2 रोज़ में जो ना, मैंने परसों भी कहा था मीडिया को कि ये प्रोसेस जो है मंडे को स्टार्ट हो। जी सर। तो प्रोसेस जो है आप समझ लें कि एक किस्म का स्टार्ट हो चुका हुआ है और ये हमें कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मीडिया को लगता है बड़ी जल्दी लग रही है इससे सिलसिले। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू भी की। जावेद हुसैन, आपकी गुफ्तगू ही और जो मीडिया पर खबरें चल रही थी कि समरी भिजवा दी गई है, ख्वाजा आसिफ ने उन खबरों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है उसका आगाज़ हो गया है, समरी 1 से 2 रोज़ में आएगी। क्या उनका कहना था मजीद इस गुफ्तगू में? ख्वाजा आसिफ ने जो है वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद जो है वो उन्होंने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जो समरी है वो ताहाल वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल नहीं हुई है, लेकिन 1 से 2 रोज़ में समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो जाएगी। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जो तरीक़ाकार है उसका आगाज़ कर दिया गया है और सब जो समरी है वज़ारत दिफा से आइंदा 1-2 रोज़ में भिजवा दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री का अमल मुकम्मल हो जाएगा और समरी में जो 5 से 6 नाम शामिल किए जाएंगे, तो डोजियर यानी कि उनकी जो प्रोफाइल्स हैं उनको भी उसमें शामिल कर दिया जाएगा, जो कि वज़ीर आज़म हाउस में भिजवाए जाएंगे। और इसी तरह से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक हमें कोई प्रेशर नहीं है और इत्तेहादियों के साथ मुकम्मल हर सतह पर तबादला ख्याल भी हो रहा है और आर्मी चीफ की तकर्री के अमल पर कोई डेडलॉक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि समरी आएगी तो नामों पर बहस होगी और सीनियर मोस्ट 5 से 6 नामों पर नाम समरी आएगी तो नामों पर बहस होगी। जावेद आप साथ ही मौजूद रहेगा। आदिल बड़ाइच बिरचिप इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। आदिल, के ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि समरी नहीं लेकिन प्रोसेस का आगाज़ हो गया है। आगाह कीजिएगा कि क्या समरी के बगैर प्रोसेस का आगाज़ मुमकिन है? देखिए, ये जो तरीक़ाकार है मैं आपको बताता चलूं कि ये इनिशिएट कहाँ से होता है। फौज का जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट, जिसे MS ब्रांच कहा जाता है, तो जो MS ब्रांच है वहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है और ये प्रोसेस शुरू इस तरह से होता है कि या तो वज़ारत दिफा MS ब्रांच को रिक्वेस्ट करती है या खुद से भी MS ब्रांच जो है, क्योंकि उनके सरबराह का जो तकर्रुर होना होता है या जो तमाम आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जो चेयरमैन है उसका तकर्रुर होना होता है, तो वो खुद से भी ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है जब रिटायरमेंट की तारीख आ रही होती है। तो जो MS ब्रांच है वो जो टॉप 4 या जो 3 होते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो सीनियरिटी के लिहाज से उनका प्रोफाइल तैयार करती है। वो प्रोफाइल आमतौर पर जब 2 तकर्रियां होती हैं, यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये रिवायत ये है, अगरचे किसी कानून में नहीं लिखा, लेकिन रिवायत ये है कि वो 5 नाम भिजवाते हैं। लेकिन अगर एक तकर्री हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो फिर रिवायत ये है कि 3 नाम भिजवाए जाते हैं। अच्छा, जब ये MS ब्रांच की जानिब से प्रोफाइल तैयार किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि किस लॉन्ग कोर्स के हैं, इनकी भर्ती कब हुई, इन्होंने कौन कौन से कोर्सेज किए, इनकी कब कब तरक्की हुई, इनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, तो ये तमाम प्रोफाइल तैयार करके वज़ारत दिफा को भिजवा दी जाती है। वज़ारत दिफा इनको डोजियर के तौर पर एक समरी बनाकर और ये बता करके जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट ये है, तो वज़ारत दिफा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी ये कह सकता है उन्हें, और वो खुद से भी MS ब्रांच की जानिब से भिजवाई गई जो प्रोफाइल हैं वो समरी के साथ वो मूव करते हैं
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। अच्छा, इसमें भी दो तरीकाकार होते हैं। इसमें चूंकि ये एक इंतहाई हाई प्रोफाइल मामला होता है तो इसमें यह समरी खुद सेक्रेटरी दिफा जो कि इस वक्त हमूदुर रहमान साहब हैं वो भी ले जा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जो आर्मी चीफ हैं वो भी लेके जाए। लेकिन ये देखा गया है कि वो समरी जो है, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला होता है तो सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो ले जा सकते हैं। तो जो प्रोसेस का आगाज की बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा, वो बुनियादी तौर पे वो पहली स्टेज है जिसमें वो प्रोफाइलिंग होनी है। और वो प्रोफाइलिंग हमारे इल्म के मुताबिक, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो आज से नहीं बल्कि कई रोज पहले से शुरू हो चुकी है। वो प्रोफाइल तैयार हो चुके हैं। वो प्रोफाइल हमारे जराए के मुताबिक जो हैं वो आगे वजारत दिफा में चूंकि भिजवाए जा रहे हैं, तो उसके बाद जब वो समरी वहां से बनेगी तो समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंचेगी। और उसके बाद वो जो 5 नाम, क्योंकि यहां पर 2 तकर्रियां होनी हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो 5 नामों में से फिर वजीर आजम का ये इख्तियार है कि वो किस पोस्ट पर उनका तकर्रुर करते हैं। उसके बाद वजीर आजम जो हैं वो सदर को एडवाइस भिजवाते हैं और जो आइन का जो मुतलका आर्टिकल है उसके तहत सदर मुमलिकत जो हैं उनकी बाइंडिंग होती है वो अपॉइंट करने की। अगरचे उसमें जो आइन का जो मुतलका आर्टिकल है उसमें यह कहा गया है कि जो सदर मुमलिकत हैं वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अमल करना उनकी बाइंडिंग है, आइनी बाइंडिंग है, तो वो उससे रद्द नहीं कर सकते। तो सदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके पास ये भी इख्तियार है कि वो वजारत दिफा को ये कहें कि आप हमें मजीद नाम भिजवाएं। तो प्राइम मिनिस्टर चूंकि इस सारे मामले को हेड कर रहे होते हैं तो मजीद नाम भिजवाने के हवाले से भी वजारत दिफा को कहा जा सकता है। अदील बड़ाइच, आपने हमें तफसीलन इस सारे मामले के हवाले से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके अहल खाना की टैक्स तफसीलात लीक होने का ये मामला है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मामला मंजर-ए-आम पर लाने का नोटिस ले लिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मुआविन ख़ुसूसी को तहकीकात करने की हिदायत दी गई है। मुआविन ख़ुसूसी बराए महसूलात तारिक पाशा से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर अली से। जी मुदस्सिर, 24 घंटों में रिपोर्ट तलब करने का कहा गया है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके अहले खाना की टैक्स तफसीलात मंजर आम पर आने से मुतल्लिक वजीर खजाना इसहाक़ डार ने नोटिस ले लिया है और वजीर खजाना इसहाक़ डार ने मुआविन ख़ुसूसी पर बराए महसूलात तारिक पाशा को फौरी तौर पर सख्त कर दी है कि ये कैसे ये मामला सामने आया है और SDR की जानिब से ये किस तरह से डेटा लीक कर दिया गया है, जिस पर वजीर खजाना इसहाक़ डार ने मुआविन ख़ुसूसी को ये टास्क दिया है कि फौरी तौर पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसकी तहकीकात करें और 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट जमा कराई जाए। वजीर खजाना 24 घंटे का वक्त दिया गया है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली, हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर से खबर शामिल करें। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास शाह महमूद कुरैशी, फ़ारूक हबीब, हसन खावर जमान पार्क पहुँच चुके हैं और इजलास में शिरकत के लिए पार्टी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। इमरान खान की ज़ेर सदारत कुछ अहम फैसले करने हैं और एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमाओं की सियासी बैठक होगी लाहौर के जमान पार्क में ही। तो इस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी, फ़ारूक हबीब, हसन खावर जमान पार्क पहुँच चुके हैं, जबकि जो दीगर जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी आमद का सिलसिला जारी है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बताएगा कौन से अहम फैसले हैं आज किस इजलास में किए जाने, कौन कौन सी जो अहम रहनुमा PTA के वो पहुंच चुके हैं इजलास में? आज बिल्कुल 4 बजे इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में ये आला सतह का इजलास होगा, जिसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब और पार्टी के दीगर कायदीन जो है लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले और इस्लामाबाद से तल्लुक़ रखने वाले वो यहाँ पर इजलास में शरीक होंगे। बुनियादी तौर पर जो 26 नवंबर को रावलपिंडी में पड़ाव है PTI की क़यादत का, इमरान खान वहाँ पर खुद पहुँच रहे हैं। उसके हवाले से हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी कि उस रोज़ जो है 26 नवंबर को क्या लाहेअमल होगा। इमरान खान जब पहुँचेंगे तो किस अंदाज से खिताब का सिलसिला होगा और किस अंदाज से एहतजाज का सिलसिला होगा, इसकी तमाम तफसीलात को तय किया जाएगा। और दूसरी जानब जो अहम पेशरफ्त सामने आ रही है, JIT जो तहकीकात कर रही है, उसके हवाले से भी जायज़ा लिया जाएगा कि इमरान खान पर हमला केस के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत पंजाब की JIT ने काम किया है उसमें कहाँ तक इस केस में पेशरफ्त हुई है और साथ ही साथ जो है वो हुकूमत पंजाब की जानब से लॉन्ग मार्च के 26 नवंबर के इंतजाम के हवाले से भी सर नौ जायज़ा लिया जाएगा, ताकि 26 नवंबर
नवंबर को जो है वो रावलपिंडी में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा सके। पीटीआई की क़यादत को इस बात का यकीन है कि बड़ी तादाद में लोग, चूँकि लाखों की तादाद में लोग वहाँ आएंगे, तो इसलिए गैर मामूली सिक्योरिटी मैयस जो है वो लेना ज़रूरी है, तो उसको भी आज देखा जाएगा। बहरहाल सियासी, इंतज़ामी और जो हुकूमत पंजाब के सिक्योरिटी के मामला के नुक्ता नज़र से ये इजलास अहम होगा, जिसमें अहम फैसले मुतवक्किल हैं। ठीक है, लखन अंसारी, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। सूबा वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इमरान खान पर चोरी साबित हो चुकी, मगर अब भी इमरान खान से रियायत बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि शेख रशीद की इतनी हिम्मत नहीं कि उनके बारे में बात की जाए। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो सारे एफआई और नैब अभी भी इसको रियायत दे रही हैं, इसको बहुत रियायत मिल रही है जो कि नहीं मिलनी चाहिए। इसके ऊपर केसेस साबित हो चुके हैं। तो इमरान खान के लिए जैसे बादशाह सलामत था उस मुल्क का, और आज भी मैं समझता हूं जो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट चल रही है, ये सवालिया निशान है कि कब तक इस तरह के लोगों को हम जो है वो बख्शते रहेंगे। ये शेख रशीद मैं समझता हूं पाकिस्तान का तारीखी लोटा है, जिसके ना कोई आगे ना कोई पीछे है, और ये शख्स कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में ये जी हुजूरी करने वाला शख्स है ये, और उसकी कोई औकात ही नहीं कि उस पर बंदा कोई बात करे। शौकत तरीन ने कहा कि फैक्ट्रियां बंद और बेरोजगारी की शरह बुलंद हो रही है। ज़राई शोबे के भी बुरे हालात हैं। सर्दी में गैस नहीं होगी, इस वक्त डिफॉल्ट का खतरा ज्यादा है। नए इंतखाबात कराए जाएं ताकि मईशत दुरुस्त सम पर चल सके। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एग्रीकल्चर का बुरी हालात हैं, और उसमें जाहिर है फ्लड्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऊपर जा रही है, और एक जो नया सर्वे आया है उसमें 22% लोग कह रहे हैं कि हमें हमारी जो इस इकॉनमी में 22% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आपने ये कहा था कि मैं डॉलर रेट को 200 रुपए से नीचे लेके चला जाऊंगा, और भाई हम तो 178 180 पे थे। 200 पे भी अगर आपने किया तो ये तो काफी डिटोरेशन है ना। हमारे वक्त में अप्रैल में क्या डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा था या अब डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा है? इसका एक ही हल है, और इसका एक हल है कि हम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म करें, हम नए इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करें ताकि नई हुकूमत आए, मजबूत हुकूमत आए, वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सके, ताकि उस पर इन्वेस्टर्स का भी एतबार हो, बायलैटरल्स का भी एतबार हो, और जो मार्केट है उसका भी एतबार हो, और इकॉनमी सही से चल सके। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद ले चलेंगे। फैसल वारदा अरशद शरीफ कत्ल केस में एफआईए में पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बातों में समझ में आया है वो काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और उम्मीद अल्लाह से ये है कि मंतकी अंजाम तक उन मुजरिमों को पकड़वाएं जो पाकिस्तान में गिरफ्त से बाहर हैं या निकल जाते हैं हमेशा की तरह। आइडिया और प्लान और कोशिश और ख्वाहिश और दुआ यही है कि उन बड़े लोगों तक हाथ पहुँचे जो इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है। छोटे मोटों में तो चीज़ होती है। मेरी तरफ से कोई शवाहिद या कोई एविडेंस आज प्रोवाइड नहीं किया गया है, वो अगली बारी के लिए रख दिया गया है। और क्या कहते हैं, जो ओवरऑल डिस्कशन थी, जो एक्सचेंज थी, जो चीज़ें थी, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी शेयर की और मैंने भी उनसे शेयर की। अच्छा साहब, ये बता दें एक अहम जो पॉइंट है आपने बताया कि कत्ल की साजिश करने वाले पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान की साजिश में। यकीनन इंक्वायरी कमेटी ने ये भी आपसे पूछा होगा कि वो कौन लोग हैं। हमें अगर आप नहीं बताते, लेकिन कमेटी को आपने बताया है, वो नाम बताए हैं? नहीं, आज के दिन हम उस के करीब बहुत आगे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा गलत बयानी ना हो, और गलत बयानी करनी नहीं चाहिए। शवाहिद और स्पेसिफिक्स से आज तो हम दूर थे। दोबारा कब बुलाया सर? मुझे मैंने कहा वो इन्फॉर्म कर दें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। एक लंदन में बैठा शख्स जो है वो कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ इस कत्ल में मुलव्वस है। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये एक बहुत सीरियस मैटर है, बहुत तकलीफदेह और परेशानी का बायस है हमारे लिए। मेरे ख्याल से इसमें हम सियासत से बालातर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, और घटिया किस्म का मजाक ना करें तो बेहतर होगा। मैं उससे ज़्यादा इसमें पॉलिटिकल एंगल लाना नहीं चाहता। मुझसे एक सवाल सलमान इकबाल साहब की बारे में भी हुआ। मैंने उनको बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बताया है कि सलमान इकबाल को मैं एज अ ओनर और एज अ दोस्त भी जानता हूँ, बाप को भी जानता हूँ, घर को भी जानता हूँ। सलमान इकबाल का मेरे हिसाब से कहीं कोई ताना बाना
कत्ल के अंदर या साजिश के अंदर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बताइएगा। और मेरा सलमान साहब को रिक्वेस्ट होगी, मैं उनको आज फ़ोन भी करूँगा कि वो पाकिस्तान ज़रूर आएँ और यहाँ आके इसका ट्रायल रन करें, क्योंकि वो हेल्प करेंगे। उनकी एब्सेंस में पाकिस्तान के अंदर ये भी दस्तूर और हिस्ट्री रही है, फिर कहीं और एंगल चला जाता है। कोई जो शवाहिद आपके पास इस कमेटी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है, बगैर पेशी के पेश भी नहीं हुई, उस पर आप क्या कहें? सर, मुराद सईद का जवाब मुराद सईद ही देगा। अच्छा, ये जो शवाहिद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया था, क्या वो वीडियो एविडेंसेस हैं या कोई दस्तावेज़ात हैं जो आप तक पहुँचे या कोई स्क्रीन शॉट्स हैं? मेरे ख्याल से वो कबल वक्त होगा भाई, क्योंकि जो इस कत्ल में मुलव्विस है मेरे हिसाब से वो बड़े ईवल माइंडेड भी हैं, ताकतवर भी हैं, समझदार भी हैं, प्लानर भी हैं। तो मैं उनको कोई ऐसी लीड नहीं देना चाहता जिससे वो होमवर्क पहले शुरू कर दें अपना। हमारा टारगेट अल्लाह की ज़ात से हमारी दुआ है कि हम अरशद शरीफ के एक्चुअल मेन, हमें गोली चलाने वाले के भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, डेफिनेट किरदार तक पहुँचाना चाहिए, गोली चलवाने वाले तक, वहाँ पहुँचाने वाले तक, गिरेबान तक हम बहुत जल्दी पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा साहब, आप जो है ना इमरान खान के बाद जो है अरशद शरीफ को भी जो है आपने बताया और इमरान खान को बताया साजिशों के हवाले से जो किरदार है, रात को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुस्लिम लीग नून के गुजदार की, क्या ये वही लोग हैं? देखिए, मैं आपको फिर कहूँ कि बॉस आज का दिन जो है ना वो हमारे लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए, आपका तो साथी भी रहा है। मैं अगर 10-12 साल जानता था तो आप लोग तो उसको 20 साल जानते, वो एक ईमानदार आदमी था। हम आज फोकस हैं, हम ये घटिया सियासत और घटिया मजाक और घटिया बयानात से दूर ही रहें तो बेहतर है। सर, आप अरशद के घर गए हैं, उनकी बातों से बात की है, उन्होंने कहा कि जो मुझे पता है इनको लिया आपने? देखिए, मैं भी अरशद शरीफ साहब की वालदा का बेटा जैसा हूँ और मैं उस माँ की तकलीफ़ ना कम कर सकता हूँ, ना उस पर कोई रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ अरशद साहब का। उनको ये ज़रूर पता होगा कि मेरी अरशद साहब से बहुत प्यार की और बहुत अच्छी दोस्ती थी और भरोसा इतना था कि यहाँ से जाने तक और जाने से आगे पहुँचने तक मैं राब्ते में रहा। मेरे साथ बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई और शायद अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए शायद चुना था कि मैंने उस दिन जुर्रत की, उसको बहुत सारे एंगल दिए गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और हवा के ख़िलाफ़ खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है दुनिया में कहीं भी। उस वक्त मुझे बहुत सारे एंगल हुए, बहुत सारी बातें ही मैंने सुनी, लेकिन वक्तन अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। अल्लाह ताला मेरी बातों को राइट साबित कर रहा है और आप लोग भी जो आज यहाँ खड़े हैं अरशद शरीफ की हमदर्दी में, मैं इंपॉर्टेंट नहीं, अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट, इसलिए आप खड़े हैं और आप लोग भी इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं काफ़ी हद तक, बाय एंड लार्ज आपके रिपोर्टर्स भी, कि वो बातें जो मैंने कही थी वो अगर मेरे हिसाब से 100% है, FIR के हिसाब से 100%, तो आपके हिसाब से 90%, तो वो आप भी उसको मानते हैं और आप उसको वेरीफाई भी करेंगे। सर, मुल्क के जो हालात हैं, जो चल रहे हैं, एक जानिब डरने और इस तरह की सियासत हो रही है, दूसरी तरफ मुल्क में आम तरीन तैनाती भी होने जा रही है, तो मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए जी, ये जो मार्च तक धकेलना और इमरान खान साहब को बंद गली तक पहुंचाना, सांपों के साथ ख़ास का और उन साजिशों का, फिर अरशद शरीफ के मर्डर से उनके ताने बाने मिलना, क्या बताता है आपको? इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब तो नहीं हो सकते ना। इसके बेनिफिशरी जो हैं, इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई करवा के मैंने तो वज़ीर आज़म नहीं बनना था ना, जिन्होंने बनना था वो इस साजिश का हिस्सा हैं, चाहे वो मार्च हो, चाहे कत्ल से उसके ताने हो। जो ख़ास है उनका भी अपना बेनिफिट है, उनकी भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है और सबसे पहले उन्हीं की है, तो फिर मुझे तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो ब्लैक एंड वाइट में तो कौम को डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से इमरान खान साहब एक अच्छे इंसान है, मेरा उनका एहतराम और प्यार का रिश्ता था, है। कल वो मेरे बारे में कोई चीज़ बुरी भी कह देंगे तो मेरी तरफ से कभी उनकी तरफ जवाब इसलिए नहीं आएगा कि वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे लीडर भी हैं, मेरा उनका प्यार और एहतराम का रिश्ता है और मैं समझता हूँ कि इनोसेंटली उनको बंद गली तक धकेला है इन सब ने मिलकर। और अभी भी अगर इमरान खान साहब अपने अंदर से लोगों की सफाई शुरू करें तो बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी, उनके लिए बहुत बेहतरी होगी। ये आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि बात आई थी कि कत्ल किया गया 3 घंटे तक, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप तक है कि वाकई उनको कत्ल किया गया और इनके गोली बाद में मारी गई है, पहले तशद्दुद किया जाता? मेरे हिसाब में मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज इस पर है, लेकिन कबल वक्त होगा कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को रिवील करूँ। सर, आपके और खान साहब के कोई बैकडोर राब्तों की इतला चल रही है, क्या आप इसकी तस्दीक या तस्दीक करेंगे? नहीं, ना मैंने खान साहब से रब्ता किया है, ना खान साहब ने मुझसे रब्ता किया है। खान साहब अगर मुझे रात को 3 बजे आवाज़ देंगे
पूरी ज़िंदगी में उनके लिए हाजिर हूँ। सर ये बता देंगे आपके पास जो सबूत है, हम ये नहीं पूछते कि क्या है, लेकिन ये बता दें कि जो सहाफ़ी कहते हैं कि कत्ल हो गया है, तो आप समझते हैं कि ये जो केस की जो चल रही है कार्रवाई कि आप इसमें काम आएंगे और कानून का काम हो सकेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं काफी ताकत लगती है, समझ में आ रही है? देखिए, आपकी बात वजह है, मुझे उम्मीद है अल्लाह से, ये ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ उन शवाहिद के ऊपर कि किसी हद तक वो मेरी बातों को इंडोर्स ज़रूर कर देंगे। इस बारे में मैं अल्लाह की ज़ात से 100% क्लियर हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।